तो उसमें चौकड़ी मारना मुश्किल होता था जी। हिप रिप्लेसमेंट की नौबत कब आती है? हिप रिप्लेसमेंट फिर गठिया में अगर हिप खराब हो जाए आपका, और मैं बात करना चाहूंगा जो हिप रिप्लेसमेंट बहुत बढ़िया सर्जरी है जी। अगर ये ठीक प्रकार से की जाए तो ये 20-20, 25-25 साल तक मरीज जो है अच्छा शुरू का ऑपरेशन निकाल देता है। जो आजकल के जो नए जोड़ों के जो मॉडल्स आ रहे हैं हमारे पास, जो नया साइंस की तरक्की से आ रहे हैं, वो तो 40-40 साल क्लेम करते हैं जी। अभी तो समय बताएगा कितना चलते हैं वो जी। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी आमतौर पर जब मरीज के कुल्ले में इतना दर्द होता है कि उसको दिन की एक्टिविटीज में मुश्किल हो जाती है, उसको चलना मुश्किल हो जाता है, तो उस स्थिति में हम ऑपरेशन करते हैं। जी। हिप की जो समस्या होती है तो क्या युवाओं में जो होती है और बुजुर्गों में होती है तो उनका इलाज अलग अलग होता है? थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की अगर आप फिर बाहर के मुल्कों की बात करें तो वो कुल्ले वहां पे 90-95% वो बिना सीमेंट के डालते हैं जी। कि जब भी हम जोड़ डालते हैं हड्डी के अंदर तो सीमेंट के साथ उसको बांधते हैं। लेकिन जो जवानों के अंदर हम करते हैं वो हमेशा अनसीमेंटेड करते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी ज्यादा होती है उस जोड़ की। जो सीमेंट वाला जोड़ होता है उसकी जिंदगी कम होती है, लेकिन जो अनसीमेंटेड है उसकी रिकवरी में थोड़ा सा समय लगता है पूरी तरह से ठीक होने में। जो सीमेंटेड जोड़ होते हैं उसमें रिकवरी बहुत तेज होती है, लेकिन उसकी जिंदगी कम होती है। तो बुजुर्गों के अंदर जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, आप मान लीजिए कि 80 साल की उम्र है या 75 साल की उम्र है, लेकिन मरीज बहुत चलता फिरता नहीं, तो उस स्थिति में हम कई बार सीमेंट वाला जोड़ भी डालते हैं ताकि पेशेंट जितनी जल्दी चल सके, खड़े हो सके और रिकवरी फास्ट हो। क्योंकि बुजुर्गों की जो सहन शक्ति है ऑपरेशन के बाद वो जवानों की बदौलत कम होती है। जी। हिप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें खर्च कितना होता है? हिप रिप्लेसमेंट से मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप बाहर का अच्छा जोड़ डालें तो 1.5 से 2 लाख के करीब खर्च हो जाता है। फिर वही बात है कि गरीब, जिस तरह मेरे पास दिन एक उसके दोनों कुल्ले खराब थे बीमारी से, अब मोची के पास तो कोई पैसा है नहीं, ना उसको कोई साधन है, तो उस केस में हिंदुस्तानी जोड़ भी डालते हैं जो कि आप 50-60 हजार के अंदर पूरा ऑपरेशन कर सकते हैं जी। और वो भी समय निकालते हैं। अब गरीब आदमी कुछ तो करेंगे ना जी। मरीजों को हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? मरीजों के बाद हिप रिप्लेसमेंट का सबसे जरूरी है कि वजन ना बढ़े उनका, क्योंकि वो एक तरह के पहिए हैं, उस पर लोड पड़ रहा है। अगर लोड कम पड़ेगा तो जिंदगी ज्यादा होगी। दूसरा, कई एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं, कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो हम ऑपरेशन करेंगे आप भागेंगे। पहले शुरू में आया था आर्टिकुलर सरफेस रिप्लेसमेंट टेक्निक, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बदलते थे, उसमें लोग दिखाया कि टेनिस भी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। लेकिन आमतौर पर यह है कि इस तरह की हिदायत नहीं देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है, मरीज नॉर्मल चले, अपना चले, लेकिन दौड़े, भागे या जमीन पर बैठे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर एक आदमी इन चीजों का ध्यान रखेगा तो कुल्ले के जोड़ की जिंदगी बहुत लंबी जाएगी। जी। डॉक्टर मेहरा, खाने पीने से भी क्या कुछ संबंधित चीजों को आप मना करते हैं इस तरह के मरीजों को? देखिए, खाने पीने का जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, अगर आप ऐसे तली चीजें, घी वाली चीजें खाते हो, उससे वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो घुटने की जिंदगी कम होगी, कुल्ले के जोड़ की जिंदगी कम होगी। लेकिन एक आर्थराइटिस होती है, इसकी हमने अभी चर्चा नहीं की, गाउटी आर्थराइटिस। वो एक तरह से उसमें जोड़ों का खराब होना बहुत लेट स्टेज पे होता है। लेकिन अगर गाउटी आर्थराइटिस को ठीक समय से कंट्रोल कर लिया जाए दवाइयों से और डाइट से, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो भी हाई प्रोटीन एलिमेंट डाइट्स होती हैं, जिस तरह मीट हो गया या वाइन होगी या पनीर हो गया या पालक होगी, तो इन चीजों का अगर हम परहेज रखें जिससे यूरिक एसिड ना बढ़े तो मरीज को काफी फायदा होता है और नॉर्मल जिंदगी बिताते हैं। ये अलग तरह की आर्थराइटिस है गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों का खराब होना या जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत बहुत रेयर है। जी। डॉक्टर मेहरा, हमारी बातचीत जारी रहेगी गठिया बीमारी को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर मेहरा, हम सर्जरी की बात कर रहे थे, क्या जोड़ बदलने के अलावा और कोई ऑपरेशन करते हैं आप? देखिए, जब भी कोई आर्थराइटिस का मरीज हमारे पास आता है, मैं सबको बताता हूं कि इस आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दवाइयां, वर्जिश जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं, और रेगुलर फॉलोअप, और बीच बीच में छोटे छोटे ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है ताकि उन जोड़ों की जिंदगी लंबी की जाए। और घुटने बदलने का जो कि लास्ट का ऑपरेशन होता है, जो कि हम एंड स्टेज आर्थराइटिस कहते हैं, उस स्थिति में करते हैं, तो उस स्थिति को बहुत दूर तक ले जाए, डिले किया जाए, दूर किया जाए। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देते हैं कि घुटना है, अगर एक मरीज का घुटने की छिल्ली बहुत सूजी हुई है और दवाइयों के बावजूद, वर्जिश के बावजूद नहीं ठीक हो रही और उम्र उसकी बहुत छोटी है, तो उसको दूरबीन के साथ, जिसको आर्थोस्कोपी कहते हैं, वो छिल्ली को निकाल देते हैं। और पहले जब आर्थोस्कोपी नहीं थी तो ओपन सर्जरी, चीरा फाड़ के तब भी हम छिल्ली को निकाल देते, तो ये बहुत 10-10, 12-12 साल मरीज को समय राहत मिल जाती है उस जोड़ के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बुजुर्गों की बात की जाए, जिसमें मैंने सिर्फ अभी नी रिप्लेसमेंट नी की बात की, उसके अंदर अगर एक अर्ली स्टेज पे मरीज आता है जिसमें जो आर्थराइटिस है बहुत शुरुआत की स्थिति में है और मरीज को दवाइयों से और वर्जिश से आराम नहीं आ रहा, तो उसमें हम 2 तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं।
एक तो ऑस्टियोटमी कहते हैं, जिसमें कि हम उसको हड्डी को ब्रेक करके उसका जो टेढ़ापन है उसको सीधा कर देते हैं और उससे मरीज के 8-10 साल आराम से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम जोड़ बदलते हैं। जी। और एक आजकल नया चीज है, इसको यूनिकम्पार्टमेंटल कहते हैं, नी रिप्लेसमेंट। वो भी नी रिप्लेसमेंट का एक तरीका है, लेकिन उसमें एक छोटे से भाग का बदलते हैं और वो भी 10-12 साल निकाल देता है, जिसके बाद फिर हम टोटल, जिसको पूरा जोड़ बदलना कहते हैं, वो करते हैं जी। लेकिन जो आधा जोड़ बदलना, जिसको हम यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो थोड़ा महंगा ऑपरेशन है और बहुत कम सेंटर्स में अवेलेबल है और रिजल्ट्स उसके अभी पूरी तरह से सामने उभर कर नहीं आए हैं। तो ये ऐसा कुछ ऑपरेशन है जो हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कलाई का फॉर एग्जांपल उदाहरण फिर दे रहा हूं, एक जवान उम्र की गठिया है और इतनी बढ़ गई है कि उसकी कलाई खराब हो गई है, तो उसको हम फ्यूज कर सकते हैं, जिसको आर्थ्रोडिसिस कहते हैं। उससे दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है और रिस्क की कुछ मूवमेंट रहती है जाम करने के बावजूद भी। तो इस तरह छोटे छोटे ऑपरेशन बीच में जरूरत पड़ती रहती है और मरीज को बिल्कुल इस चीज का ऑपरेशन में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। क्योंकि जोड़ बदलना तो एक लास्ट की स्थिति है ना, कि जब जोड़ खराब ही होगा तो बदल दो, लेकिन उससे पहले भी छोटे छोटे ऐसे ऑपरेशन है जो कम खर्चे के हैं और जिससे हम कुछ साल बल्कि काफी साल आगे निकाल सकते हैं। जी डॉक्टर मेहरा, आजकल मरीज काफी दूरबीन के इलाज की बात करते हैं, ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है? अमृता, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब भी कोई मरीज मेरे पास आता है जिसको मैं कहता हूं कि इसको तुम्हें जोड़ बदलना पड़ेगा, उसका एकदम से सवाल होता है, डॉक्टर साहब वो लेजर से कर दो जी, दूरबीन वाले ऑपरेशन कर दो जी। तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का एज प्राइमरीली आर्थराइटिस में कोई रोल नहीं है, सिर्फ दो स्थिति में काम आता है, जिसमें बहुत बड़ा जो कार्टिलेज होता है घुटने का वो फट के लॉक कर दे नी को। लॉक मतलब नी फंसी गया, या कोई लूज बॉडी, जिस तरह गठिया में होता है कि मैंने बताया कि उम्र के साथ जिस तरह बाल सफेद होते हैं, उस तरह रीढ़ की हड्डी भी ज्यादा सफेद हो जाती है, एक्स्ट्रा हड्डी बन जाती है, कोई बार टूट जाती है, जोड़ में घुस जाती है, तो उसको लूज बॉडी कहते हैं। तो ये जो दो चीजों का दूरबीन से हम आर्थराइटिस के अंदर इलाज करते हैं, और इससे क्या होता है कि मरीज का जो जोड़ चलना फिरना शुरू होता है, लेकिन पूरी तरह से आर्थराइटिस को ठीक नहीं करती है जी। दूसरा, मैंने आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टमी की बात की, जो छिल्ली निकालने की, जो कि जवान आदमियों में अर्ली स्टेज में, जिसमें घुटने की जो हड्डी है वो भी खराब नहीं है लेकिन छिल्ली खराब है, तो दूरबीन से उस छिल्ली को हम निकाल देते हैं, जिससे जोड़ की जिंदगी बढ़ जाती है। तो और वैसे आर्थ्रोस्कोपी कोई रोल नहीं है। कई लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं, इवन बाहर के विदेशी, लंदन से आए होते हैं मरीज, अमेरिका से करा के आए होते हैं, वहां पे भी डॉक्टर ने आर्थराइटिस में, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बुजुर्गों में, दूरबीन का ट्रायल दिया होता है, तो इसका काफी इस पर स्टडी हुआ, पर इतना रोल नहीं है इसका। जी, दूरबीन की बात कर रहे थे, दूरबीन के द्वारा इलाज की बात, तो इसमें कितना खर्चा आता है? ये बहुत सस्ता ऑपरेशन है, ये करीब 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में खर्चा आता है, और इसमें लेकिन ये कि बहुत इसमें स्ट्रिक्ट इंडिकेशंस कि क्या वाकई में जरूरत है कि नहीं है, तभी कामयाब है, और उसकी बहुत स्ट्रिक्ट इंडिकेशंस है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस समय कम से कम 500-700 मरीज हैं जो मेरे पास चल रहे हैं एंकाइलोजिंग जी। एक जवान आदमी लड़का आता है हमारे पास कि सिर्फ पीठ में दर्द है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठते मेरी कमर में दर्द हो जाता है। जब उसको हम देखते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, तो पता लगता है कि उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एक ऐसी बीमारी जो काफी कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हिंदुस्तान में, हालांकि मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूं, लेकिन पिछले 4-5 साल में इतना ज्यादा इसका इंसिडेंस हो गया है, इतने ज्यादा मरीज हो गए हैं, और कोई ट्रीटमेंट ठीक तरह से इसका आया नहीं अभी। योगा का काफी रोल बताते हैं। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, शरीर ऐसा रह जाता है, आप ना सामने झुक सकते हो, ना पीछे झुक सकते हो, ना पीछे गर्दन घुमा सकते हो, ना शरीर घुमा सकते हो। तो इसमें हमारा ये भी वो है जिसमें अर्ली स्टेज में आपको जोड़ बदलने पड़ते हैं, खासकर कुल्ले। तो उसमें हिप्स और स्पाइन ये कॉमनली इन्वॉल्व होती है, बहुत आम बीमारी है। दोनों कुल्ले समय के साथ खराब हो जाते हैं, लेकिन कुल्लों का बहुत अच्छा इलाज है, बदल दिए जाते हैं। जहां तक रीढ़ की हड्डी का सवाल है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो मरीज है वो बिल्कुल स्टिफ भी हो, जो होना है उसको, वो सीधी पोजीशन में स्टिफ हो, ऐसे कुब्बा होकर स्टिफ ना हो। तो उसके लिए शुरू से हम उसको बताते हैं कि योगा एक्सरसाइजेस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत कामयाब है, ताकि जोड़ों में लचक रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और एंकाइलोजिंग वालों को रेगुलरली डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में हमें लगे कि जो दवाई ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है ये कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसमें फिर कुछ और हमारे पास चीजें हैं, कुछ ऐसे नए इंजेक्शंस आए हैं, हालांकि बहुत महंगे हैं वो, और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे उस बीमारी को रोका जा सकता है कुछ देर के लिए, और उसको मरीज को वापस उसी स्थिति में लाया जा सकता है जी। बहुत आम बीमारी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीमारी आमतौर पर जो आईटी में काम करते हैं, बीपीओस में काम करते हैं, उन्हें ज्यादा बीमारी ये नहीं, वो में जो आईटी में काम करते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का किसी काम से ताल्लुक नहीं है।
ये एक अलग जेनेटिक कॉम्पोजिशन होती है। HLA-B27 एक एंटीजन होता है, उसकी प्रेजेंस होती है आमतौर पे इन व्यक्तियों में। और ये देखा कि 10 में से 9 लड़कों में होती है, यंग एज ग्रुप। इवन 8-9 साल की उम्र में देखा हमने 2-3 बच्चों को एंकाइलोजिंग होते, जो कि आगे बढ़ती ही जाएगी। जिनकी आपने बात की IT वालों में, वो आमतौर पे एक नया एंटिटी आ गई जिसको CRI कहते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड इलनेसेस, जो लगातार कंप्यूटर से बैठे रहते हैं। वो एक आर्थराइटिस नहीं होती, वो कंप्यूटर के कारण उनके तकलीफें होती है, जिसमें कि ये हाथ में सुनपना होना, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, या सर्वाइकल पेन, पोस्चरल सर्वाइकल पेन। तो उसका कुछ समाधान है, वर्जिश समाधान है, उसमें बताया जाता है कि लगातार एक जगह मत बैठे रहो। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या आर्थराइटिस ये IT वालों में नहीं होती। जी, गठिया की बीमारी में जैसे सिगरेट जो पीने वाले हैं वो, और या शराब पीने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, सिगरेट तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हार्ट के लिए, लंग्स के लिए हानिकारक है, और जोड़ों के लिए भी, खासकर रीढ़ की हड्डी के। जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो मरीज को पहली हिदायत देते हैं जो सिगरेट स्मोक करते हैं कि कृपया करके स्मोकिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे डिले हो जाती है रिकवरी। और स्मोकिंग से देखा कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो खून सप्लाई करती है मांसपेशियों में, जोड़ों में, वो पतली हो जाती है, उसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है। तो हर चीज में उससे ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो आता है। अगर हम ऑपरेशन करते हैं उसकी रिकवरी स्लो आती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग तो वैसे ही मैं हर एक को दाद दूंगा, कृपया करके जो करता भी है कोशिश करिए कि छोड़ दी जाए इसको। जी। तो किसी से लोगों ने कहा कि अगर आपसे पूछे कि सबसे जो गंदी लत कहते हैं इसको पंजाबी में, बुरी आदत क्या है, तो जुआ को नंबर 1 कहते हैं, कि जुआ खेलना नंबर 1, और नंबर 2 स्मोकिंग, फिर जाके ड्रग्स, और फिर अल्कोहल। तो इस स्थिति में ऐसे कैटेगराइज करते हैं। तो स्मोकिंग नंबर 2 पे है, तो नहीं पीनी चाहिए। तो मेरी सब व्यूअर्स है जो देख रहे हैं प्रोग्राम, जिनको आदत भी है, तो कोशिश करिए कम से कम स्मोकिंग को छोड़ दिया जाए। जी डॉक्टर मेरा, जाते जाते आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही सलाह दूंगा कि आर्थराइटिस के इतनी मरीज हैं, जिंदगी में जिए, हौसला मत हारिए, बहुत अच्छे इलाज है हमारे पास। डॉक्टर को रेगुलर दिखाते रहिए और नॉर्मल जिंदगी बिताइए, और चलते रहिए, बिकॉज जिंदगी ही चलना है और चलना ही जिंदगी है, और यह संभव है आजकल के जमाने में। डॉक्टर मेरा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आर्थराइटिस के बारे में हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आर्थराइटिस के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com, और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172504334। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।